मेरा नाम अंकिता है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे थे। मेरा पहली बार रिश्ता आया था और खुद लड़के के माता पिता ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और अब वह लोग अपने बेटे के साथ हमारे घर आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए और मेरे माता पिता से हम दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए। मैं भी अपने होने वाले पति को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरे माता पिता भी उस लड़के से मिलना चाहते थे क्योंकि अभी तक वह सिर्फ उसके माता पिता से मिले थे। मैं बहुत खुश थी और अच्छे से तैयार हो रही थी ताकि मैं लड़के को पसंद आ जाऊं। मुझे लड़के का फ़ोटो दिख गया था। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया था। बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। सुना था कि उसने शहर जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव में कोई मामूली तो नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे जमींदार लोग रहते थे। मेरा रिश्ता भी जमींदार के घर से ही आ रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी कि ना जाने क्या होगा क्योंकि ऐसी फीलिंग लड़कियों को पहली बार आती है जब उसके ससुराल वाले उसे देखने के लिए आते हैं। वह डरी डरी होती हैं। उसकी धड़कन उसके काबू में नहीं होती। मेहमान हमारे घर आ चुके थे और मुझे चाय की ट्रे लेकर कमरे में बुलाया गया था। मैं जब गई तो देखा कि सामने ही अपने माता पिता के बीच में लड़का बैठा हुआ था जो मुझे बड़ी ही अनजान और चोरी छुपी नज़रों से देख रहा था। मैं भी उसको चुपके चुपके देख रही थी, मगर ना जाने क्यों आसपास बैठे हुए लोगों की मौजूदगी होते हुए मुझे बहुत मशहूर शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे नंद नंदोई भी मुझे देखने के लिए आए थे और फिर दोनों परिवारों की मर्जी के साथ यह रिश्ता तय हो गया था। जल्द ही मेरी शादी नीतीश के साथ होने जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। दोनों परिवारों के बीच एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा था। मेरे घर वाले गरीब लोग थे। मेरे पिता एक मामूली सी फैक्ट्री में काम किया करते थे और वह फैक्ट्री भी हमारे गांव में नहीं थी बल्कि शहर में थी। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हमारे ही गांव के जमींदार के बेटे से हुई थी। हम दोनों बहनों के अंदर यह क्वालिटीज थी। हम दोनों बहनें बेहद खूबसूरत थी। यही वजह थी कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता भी जल्दी ही जमींदार के बेटे के साथ हो गया था और वह उस घर में ऐशो सी आराम रह रही थी। जबकि मेरी दीदी के पति शहर के वकील के डिग्री के पास जाते थे। वह वकील थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। उनके पास गांव की ढेर सारी ज़मीनें भी थी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वह लोग भी बस ठीक ठाक थे, मगर मेरे पति का काम में ही था। मेरी दीदी अपनी ससुराल में बहुत अच्छी रहती थी। उन दोनों पति पत्नी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे घर वाले यही चाहते थे कि उनको मेरे लिए भी पति बिल्कुल मेरी दीदी के पति जैसा ही मिले। हम दोनों बहनों की खूबसूरती की वजह से ही लोग हमें आसानी से पसंद लिया करते थे और मेरा रिश्ता भी इन लोगों के साथ यहाँ मेरी खूबसूरती देखकर ही हो रहा था। लड़के वालों को मेरे माता पिता से उनकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वह मुझे ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। फिलहाल दोनों परिवारों की खुशियाँ बेकरार और दोनों परिवार बहुत खुश थे। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी का दिन आने का इंतज़ार था और फिर 2 महीने के इंतज़ार के बाद मेरी शादी का दिन भी आ गया था। हमारे यहाँ गांव में बड़ी बड़ी जगह में पंडाल बांधकर बारात के बैठने की व्यवस्था, दुल्हन का कमरा, मेहमानों के बैठने की व्यवस्था और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए अलग अलग तरह के पंडाल कई कई जगह बांध दिए जाते थे और बिल्कुल बीच में मंडप बना दिया जाता था जहाँ पर पति पत्नी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू करने के संपर्क ले सकें। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और मैं अब इस घर की बेटी होने के बजाय किसी दूसरे घर की बहू बनने जा रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। मेरे घर के सारे लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे। वह चाहते थे कि बारात को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, जबकि मैं अपने पंडाल में बैठी अपने मायके की तरफ के गहने पहन रही थी जो मेरी माँ ने मेरे लिए संभाल कर रखे थे ताकि वह अपनी बेटी की शादी वाले दिन यह गहने उसे दे सके। अभी मैंने दुपट्टा नहीं पहना था क्योंकि अभी शादी का मुहूर्त होने से समय था। जब मुझे लड़कियां बुलाने आती तभी मुझे बाहर जाना था। मैं बड़ी आराम से तैयार हो रही थी और शीशे में बार बार खुद को निहार रही थी जब अचानक से मुझे किसी अजीब से शोर की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो यह देखकर मैं दंग रह गई कि 2 अनजान लोग मेरे पंडाल में घुस आए थे। यह लोग कौन थे मैं इन्हें नहीं जानती थी, मगर जैसे ही मैं इनको देखकर चीखने वाली थी तभी एक आदमी ने मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे चीखने का मौका भी नहीं दिया। वो लोग चोर थे और अपने बैग में कहीं से चोरी करके बहुत सारा सामान लाए थे। जब उन्होंने मुझे भी गहने पहने हुए देखा तो उन्होंने मेरे भी गहने उतार कर अपने बैग में रख लिए थे। मेरे माता पिता की जमा पूंजी तो यही गहने थे। इसके अलावा वह मुझे दहेज में कुछ भी नहीं दे रहे थे। मैं हिलने की और चीखने की चिल्लाने की बहुत कोशिश करी, मगर उस चोर ने मुझे बड़े मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था और मेरे मुंह पर भी हाथ रखा हुआ था।
वह लोग कहीं से चोरी का सामान लेकर आए थे और मेरे इस पंडाल में घुसकर उन्हें मौका मिल गया था कि वह यहाँ से भी चोरी कर सके। जब एक चोर ने देखा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे तन पर तो दुपट्टा भी नहीं था, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी रही थी। यह लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। जब एक चोर मेरे करीब आया और धीरे से मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करने लगा, तभी मैंने देखा था कि पंडाल के अंदर मेरे जीजा जी आ गए। उनको देखकर चोरों ने भागना ही ठीक समझा था। उन लोगों ने जल्दी से मुझे छोड़ दिया और वो खुद जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को वापस भी लौट गए थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जीजू ने उन लोगों को पकड़ने की बहुत कोशिश करी, मगर वो उनके हाथ नहीं आए। जीजू ने जब देखा कि मैं बहुत बुरी हालत में हूं तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर तक बिठाने के लिए जा रहे थे। जीजा जी ने दूर पड़ा हुआ मेरा दुपट्टा उठाया और मुझे उड़ाने लगे। मैं जीजा जी से रो रो कर कहने लगी कि जीजा जी, आपको नहीं पता, वो लोग सारे गहने ले गए, अब मेरी शादी कैसे होगी। मम्मी पापा को यह बात पता चल गई तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आखिर उन्होंने कितनी मेहनत से यह गहने मेरे लिए संभाल कर रखे थे। मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। जब जीजा जी कहने लगे कि तुम परेशान मत हो और आज तुम्हारी शादी का दिन है, रोना बंद करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो क्या समझेगा। तुम तसल्ली रखो, बेफिक्र रहो, कोई मुसीबत नहीं आएगी। इतने में मेरी ही दीदी फूलों की थाली लेकर मेरे कमरे में आ गई थी और कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर चलो, बाहर बारात आ गई है, उसका स्वागत भी तो करना है। दीदी ने जब मुझे रोते हुए देखा तो वह हैरान रह गई थी और मेरे करीब आई और जीजा जी की तरफ से देखते हुए कहने लगी कि इसे क्या हुआ है, यह क्यों इतना रो रही है। मैं तो बस कोई जा रही थी, मैं स्थिति में नहीं थी कि उन्हें कुछ भी बता सकूं। फिर जीजा जी ने दीदी को पूरी बात बताई। दीदी के तो यह बात सुनकर होश उड़ गए थे। दीदी ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। मैंने कहा कि नहीं, इससे पहले ही जीजा जी यहाँ पर आ गए, इसलिए वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मगर वो लोग मेरे सारे गहने ले गए। अब क्या होगा, माँ और पिताजी ये गहने मुझे शादी में देने वाले थे, अब तो उनके सब लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होगी। सब लोग यही कहेंगे कि बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया। दीदी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, हम अपने गहने तुम्हें दे देंगे। मैं उनको फटी फटी नज़रों से देखने लगी। जब जीजा जी ने मुझे देखकर कहा कि हाँ, तुम्हारी दीदी ठीक कह रही है, जीजा जी ने जल्दी से अपने गले में पहनी हुई सोने की चैन और उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठियाँ उतारकर मुझे दे दी और पहनने के लिए कहा, जबकि दीदी ने भी अपने सारे गहने उतारकर मुझे पहना दिए और कहने लगी कि यह भी उतने ही गहने हैं जितने तुम अपनी ससुराल को ले जाने वाली थी। मैंने दीदी से कहा, मगर आप यह सब कुछ क्यों कर रही हो। दीदी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मेरे पास और आ जाएंगे, मगर इस समय हमारे माता पिता की इज्जत का सवाल है। मैं दीदी से लिपट कर रोने लगी थी। ना जाने यह क्या अनर्थ हो गया था। मैं जितनी खुश थी उतनी ही मेरी खुशी को नज़र लग गई थी। अब मुझे दुल्हन बनकर मंडप में ले जाया गया, क्योंकि मोहर निकलता जा रहा था और फिर सारी रस्में होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। इस हादसे से मैं अभी भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए इस शादी को लेकर मेरी जितनी भी खुशी थी वो सब खत्म हो चुकी थी। मुझे बार बार अपने फ्रेंड्स को देखकर रोना आ रहा था और मेरा दिमाग यही सोचने पर मजबूर हो रहा था कि दीदी और जीजा जी ने अगर मेरी मदद ना की होती तो आज मेरे माता पिता की भरी महफिल में कितनी बेइज्जती हो रही होती। शादी की सारी रस्में संपन्न हो गई थी। जब मैं दुल्हन बनकर अपने पति के साथ बैठी हुई थी और सब लोग हम दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब मेरी नंद मेरे बराबर में बैठ गई थी और बार बार मेरे गहनों को छू कर देख रही थी। हर एक चीज़ को नज़र भरकर देख रही थी और सबका वजन भी नाप रही थी और जेवर भी बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि भाभी, आपके पिता ने तो गरीब मजदूर होते हुए भी आपको काफ़ी गहने दिए हैं। मैं तो उनकी किसी बात पर कुछ बोल नहीं रही थी और फिर जल्दी जल्दी सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे मेरे पति के साथ विदा कर दिया गया था। मैं जब विदा होकर उन्हें ससुराल आई तो बहुत डरी हुई थी। बार बार मेरे दिमाग में बस यही सब बातें घूम रही थी। मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। शुक्र तो इस बात का था कि वो लोग मेरी इज्जत भी खराब कर सकते थे। इस बात से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जब इस बात को मैं बड़ी गहराई से सोच रही थी, मेरे पति कमरे के अंदर आ चुके थे और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। वो मेरे करीब आकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ तो अचानक मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर वह कहने लगी कि क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो। मेरे मुंह से तो उनके लिए कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि अभी तक मुझे वही एहसास हो रहा था जब उन दोनों में से एक ने मुझे बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था और दूसरा वाला धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। ना जाने क्यों अपने पति को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने रोना शुरू कर दिया था।
मेरे पति कहने लगे कि क्या हुआ है। वह यह समझ रहे थे कि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। इस तरह से अनजान लोगों में आने के बाद मैं घबरा रही थी। मेरे पति कहने लगे कि तुम परेशान नहीं हो, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है तुम वैसे आराम करो, और काफ़ी रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी। मैं अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम बेड पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। मैंने अपने पति को कोई जवाब नहीं दिया और वह खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए थे, जबकि मैं बेड पर ही करवट लेकर लेट गई। आंखें बंद की तो फिर से वही बाला हादसा मेरी आंख में घूम रहा था, लेकिन मैंने उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की और फिर उसके बाद मैं गहरी नींद में सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी नंद कमरे में मौजूद और बड़ी हैरानी जता रही थी। मैंने कहा कि दीदी क्या हुआ, तो कहने लगी कि आप बेड पर और भैया सोफे पर क्या कर रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे पति सोफे पर लेटे हुए थे और अपनी बहन की आवाज़ पर वह जाग गए। उसने अपने भाई से भी वही सवाल किया था। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था इसलिए मैं सोफे पर सो गया। मेरी नंद इस बात पर बड़ी हैरान हुई थी और वह कमरे से निकल गई। उसने मुझे तैयार होने के लिए कहा था। मैं तैयार होकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेने के लिए चली गई थी और उसके बाद हम सब लोग ने मिलकर नाश्ता किया था। मेरे सास ससुर मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, जबकि मैंने नोटिस किया था कि मेरी नंद बार बार मेरे गहनों की तारीफ़ कर रही थी। ना जाने उसे मेरे जेवर से क्या मतलब था। शादी वाले पहले दिन ही उसकी नज़र मेरे गहनों पर थी। नाश्ता करने के बाद मेरे नंदोई ने नीतीश से कहा कि जाओ साले साहब, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वह मेरे पति को अपने साथ ले गए थे, जबकि मुझे मेरी नंद कमरे में ले गई और बार बार मुझसे यही पूछ रही थी कि क्या रात तुम दोनों पति पत्नी के बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वह कहने लगी कि मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगती है। आखिर भैया के सोफे पर सोने का क्या मतलब बनता है। मैं उसकी इस बात पर खामोश रही थी। उसे मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी मेरे पति गुस्से से आग बबूला होते हुए कमरे के अंदर आए। उनके साथ मेरे नंदोई भी थे। नीतीश कहने लगे कि अंकिता, क्या तो मैं सुन रहा हूँ वह सही है। मैं तो उनकी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि मैं आपका मतलब नहीं समझी। आपने क्या सुना है। तो उन्होंने कहा कि तुम पवित्र नहीं हो, तुम अपनी पवित्रता शादी से पहले खो चुकी हो। यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मेरे नंदोई ने कहा, तो फिर सुबह हमारे साले साहब सोफे पर क्यों सो रहे थे। सारी रात तुमने अपने पति को अपने पास क्यों नहीं सोने दिया। मैंने कहा, यह तो खुद सोफे की तरफ चले गए थे। मेरी इस बात पर मेरे पति ने कहा, हाँ तो तुम मुझसे घबरा ही इतना रही थी। भला कोई लड़की शादी की पहली रात इतना भी घबराती है। क्या तुम्हारी घबराहट देखकर मुझे यही लगा कि तुम अभी डर रही हो। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, मगर जो मुझे मेरे जीजा जी ने बताया, यह सब सुनकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारे जीजा शादी से पहले अफेयर था। और कल रात भी जीजा ने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे जीजा को तुम्हें एक साथ एक दूसरे के हाथों में देखा। यहाँ तक कि वह तुम्हें अपने हाथ से तुम्हारा दुपट्टा भी पहना रहे थे। मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। तुम्हारी अपवित्र हो या खुलकर मेरे सामने आ जाए, इसलिए तुमने रात को मेरे सामने रोने का नाटक किया ताकि मैं डर जाऊं और सारी रात तुम्हें कुछ ना कर सकूं। यह तो अच्छा हुआ कि जीजा जी ने मुझे सब कुछ वक्त पर बता दिया। सब कुछ मैंने सुन लिया। मैंने अपने पति से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जीजा जी ने जो देखा वह सब गलत है। मेरे पति मेरे करीब आए। उन्होंने मेरा बाजू जोर से दबोच लिया और फिर कहने लगे, तो फिर रजत, और तुम नौटंकी कर रही थी, वह क्या थी। अब मैं अपने पति को क्या बताती कि मैं किस वजह से परेशान थी। मेरी नंद भी इस बात को लगातार बढ़ावा दे रही थी। अपने भाई से कह रही थी कि भैया, तुम इसके साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसने कल रात आपके साथ बहुत गलत किया। हमारे खानदान से दूर दूर तक भी किसी ने इस तरह का नहीं किया। पवित्र नहीं है, और यही बात छुपाने के लिए इसका शादी से पहले इसके जीजाजी से अफेयर है, इसलिए यह सारे नाटक कर रही है। मैंने कहा, आप लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। इतनी ही देर में शोर की आवाज़ सुनकर मेरे सास ससुर भी कमरे में आ गए थे।